65 से ऊपर पेपर लीक, कौन है ज़िम्मेदार? और हमारी भारत की जो शिक्षा प्रणाली है, उसके ऊपर में एक बड़ा सवाल है। नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप और आपका स्वागत है भाषण ऑफ इंडिया पे। कल्पना कीजिए कि एक बच्चा पूरे साल मेहनत करता है, पूरे साल नहीं, वो कई साल से मेहनत करता हुआ आ रहा होता है और उसके माँ-बाप अपना पूरी पूँजी, उसकी कोचिंग, उसकी ट्यूशन, उसकी पढ़ाई के ऊपर में खर्च कर चुके होते हैं और पेपर से कुछ घंटे पहले उसको ये पता चले कि पेपर कैंसल हो गया है। तो क्या उस जो उसने बच्चे ने मेहनत की है या कोई भी कैंडिडेट है जिसने भी मेहनत की है, क्या उसका कोई मूल्य रह जाता है? नहीं। आज हम इस वीडियो में इसी मुद्दे के ऊपर चर्चा करेंगे कि आखिरकार पेपर के लीक होने की वजह क्या है? उसके पीछे के कारण क्या हैं? और उसके ज़िम्मेदार कौन हैं? कौन ऐसे तत्व हैं जो कि उसके लिए सही मायने में ज़िम्मेदार बनते हैं? तो चलिए हम शुरू करते हैं आज का वीडियो और देखते हैं कि कहाँ-कहाँ पे कैसे-कैसे जो मेजर पेपर लीक हुए हैं, टोटल 60 से ज़्यादा हैं, 65 प्लस पेपर लीक हैं। 2014 से लेके 2024 के बीच में, ये रिसेंटली जो अभी 2026 में हुआ है। सबसे पहले हम बात करते हैं 2015 में। तो 2015 में एआईपीएमटी का पेपर लीक होता है और ऑलमोस्ट 6 लाख के आसपास उससे स्टूडेंट्स प्रभावित होते हैं। सुप्रीम कोर्ट पेपर लीक के बाद उसके ऊपर में रोक लगा देता है और उस टाइम पे सेंटर में थी बीजेपी की सरकार और शिक्षा मंत्री थी स्मृति ईरानी। तो उस टाइम पे सरकारों ने जब पेपर लीक हुआ, क्या एक्शन लिया, क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, ये तो दूर की कहानी है। इंडिया में सिर्फ पेपर लीक होता है और उसके बाद थोड़े दिन उसका हल्ला मचता है, उसके बाद वो कहानी बंद हो जाती है। अब आ जाते हैं 2018 में। 2018 में सीबीएसई का पेपर लीक होता है और सीबीएसई का एक नहीं, 2 पेपर इकट्ठे लीक होते हैं। एक होता है 10th का मैथ का पेपर और दूसरा होता है 12th का इकोनॉमिक्स का पेपर। उसमें भी लाखों क्योंकि वो एक आप ये सोचिए कि पूरे देश में 10th के और 12th के बच्चे बहुत ज़्यादा संख्या में हैं। कितने लोग उससे प्रभावित हुए होंगे और उसके बाद वो परीक्षा दोबारा से ली गई और उस टाइम पे शिक्षा मंत्री होते थे प्रकाश जावड़ेकर। तो उस समय एज़ अ शिक्षा मंत्री स्मृति ईरानी हों, चाहे प्रकाश जावड़ेकर हों, उन लोगों ने किस प्रकार के डिसीजन लिए या क्या नीतियाँ बनाई कि दोबारा पेपर लीक ना हो। इसी कड़ी में हम जोड़ते हैं 2017 और 2018 का पेपर लीक, जो कि बड़े पेपर थे, एसएससी और सीजीएल। बड़ा विवाद का मुद्दा रहे, प्रदर्शन भी हुए, बहुत सारी चीज़ें हुई, बहुत हंगामा मचा इस चीज़ के ऊपर में और मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया। सीबीआई जाँच भी हुई, आगे मामला ठंडे बस्ते में। उसके बाद क्या रूल बने, 2017-18 में पेपर लीक होता है और उसके बावजूद भी ये मामला रुका नहीं। तो इसका मतलब ये है कि किसी ने भी उस समय के लिए, उस पर्टिकुलर टाइम के लिए एक केस फाइल कर दिया, सीबीआई की जाँच करा दी। उसके बाद आगे क्या होता है, क्या नहीं होता है, ये राम भरोसे है। दोस्तों अब आते हैं 2021 में। 2021 में राजस्थान में एजुकेशन टीचर की भर्ती का पेपर आरईईटी लीक होता है। 16 लाख से ऊपर जो कैंडिडेट हैं वो पेपर देते हैं और पेपर लीक हो जाता है तो वो पेपर रद्द हो जाता है। अगेन उनका भविष्य पूरा का पूरा अंधकार में। सो 2024 में फिर से पेपर लीक होता है। इस बार पेपर लीक होता है एनईईटी। मुद्दा बहुत गरमाता है, प्रदर्शन होते हैं, सब कुछ होता है। मामला पहुँच जाता है सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट सीबीआई जाँच के आदेश देता है, सीबीआई जाँच होती है, उसके बाद मामला फिर ठंडे बस्ते में। क्योंकि पेपर लीक होना तो रुक नहीं रहा है, पेपर लीक होते जा रहे हैं। हर बार सीबीआई की जाँच, सुप्रीम कोर्ट, प्रदर्शन, धरने होते हैं, पर उसके बाद फिर से जाके मामला ठंडे बस्ते में। तो दोस्तों 2024 में एक और लीक होता है, यूजीसी और एनईटी। ये 2 बड़े पेपर और लीक होते हैं और परीक्षा के अगले ही दिन पेपर कैंसल हो जाता है। भाई साहब, और कारण कुछ भी बता देते हैं कि जी परीक्षा के प्रश्न पत्रों में ये गड़बड़ी थी, वो गड़बड़ी थी। सो कहने का मतलब ये है कि 2015 से सिलसिलेवार पेपर लीक हुए हैं। 65 पेपर, मोर देन 65 पेपर, छोटी अमाउंट नहीं है, बहुत लंबा-चौड़ा
फिगर है ये। और ऐसा नहीं है कि ये एक स्टेट में हुए हैं। मैं अभी आपको यहाँ पे एक मैप लगा के दे रहा हूँ पूरे इंडिया का, जहाँ पे भी वो कलर्स हो रखे हैं आप देख रहे हैं। पूरे इंडिया में ऐसी कोई स्टेट नहीं है जहाँ पे पेपर लीक नहीं हुए। हर जगह पेपर लीक हुए हैं। मैं ग्राफ भी दूंगा, बार चार्ट भी दूंगा बना के कि कहाँ कहाँ पे कितने हुए हैं। इवन ये भी दूंगा कि मोर देन 65 पेपर जो लीक हुए हैं उसके अंदर में कितने एक्यूज, मतलब कितनों में सही मामले में सजा हो पाई है या किसी के ऊपर में आरोप साबित हुए हैं। बहुत सिस्टम, एजुकेशन सिस्टम, इंडिया का जो एजुकेशन सिस्टम है इतना करप्ट हो चुका है कि उसको संभालना मुझे लगता नहीं है कि इन लोगों के बस का है। सो मुद्दा आता ये है कि पेपर लीक होता क्यों है। तो सरकारें बड़े बड़े आरोप लगा देती हैं कि जी एक नेटवर्क है, एक माफिया है जो कि पेपर लीक करवा देता है और उसके ऊपर में कोई कंट्रोल नहीं है। क्यों? क्योंकि इंडिया में इस तरीके का कोई कानून नहीं है या कानून का लोग फ़ायदा उठा लेते हैं कि उनको सज़ा नहीं हो पाती है। तो जब सज़ा ही नहीं होगी, उनको पता है कि हमारा कानून जो है बहुत लचीला है, तो इस तरीके के माफिया जो है हमेशा पेपर लीक कराते रहेंगे। दूसरा है भ्रष्टाचार। सो भ्रष्टाचार वाले मामले में कि अंदर के ही लोग इतने भ्रष्ट हो चुके हैं कि वो चंद पैसों के लिए पेपर लीक कर देते हैं। अभी भी अगर अभी का जो 2026 का जो पेपर लीक वाला जो मुद्दा हुआ है, उसमें जो सीबीआई ने जाँच की है, तो उसमें माफिया का रोल नहीं मिला है। उसमें सिर्फ़ और सिर्फ़ जो है वो अंदर के लोगों का रोल मिला है। 45 से 47 लोगों के ऊपर कार्रवाई की गई है, ऐसा बोलना है। बाद में तो क्या होता है, क्या नहीं होता है, वो देखते हैं। मिस्टर प्रधान ने भी अपना रेज़िग्नेशन दिया, उन्होंने भी अपने मत्थे से जो है वो दूसरी जगह पे चीज़ें लटका के दे दी हैं कि जी ये पॉलिटिकल मुद्दा था, लोग पॉलिटिकली बच्चों को यूज़ कर रहे थे। ठीक है, बच्चों को यूज़ कर रहे थे, पर मैं बच्चों से भी बोलना चाहूँगा कि कोई भी मुद्दा अगर बच्चों का है, तो वो बच्चों तक ही रहना चाहिए। नेताओं को अपने मुद्दों से दूर रखो। मैंने पिछली वीडियो में भी ये कहा था कि नेताओं को अपने मुद्दों से दूर रखो। ये अपॉर्चुनिस्ट हैं, आते हैं, हाईजैक करते हैं और चले जाते हैं। आपको याद होगा अन्ना हज़ारे। अन्ना हज़ारे के आंदोलन से कौन निकला था? अन्ना हज़ारे आज भी वहीं पे थे बेचारे। उसका आंदोलन हुआ, खत्म हो गया, उसके बाद वो चले गए अपने वापिस, वहीं पे थे। निकला कौन उससे? केजरीवाल। और केजरीवाल क्या निकला है? वो भाई साहब बवाल ही है। तीसरा कारण है डिजिटल सुरक्षा। सो डिजिटल सुरक्षा के मामले में हमारी जो डिजिटल शाखाएँ हैं, डिपार्टमेंट हैं, क्या वो लोग इस तरीके का सॉफ्टवेयर या इस तरीके की प्रणाली को नहीं बना सकते हैं कि वो कहीं न कहीं पे पूरा 100% सिक्योर हो जाए? एक से एक साइंटिस्ट बैठे हुए हैं, एक से एक कंप्यूटर इंजीनियर बैठे हुए हैं। क्या वो इस तरीके का पेपर इजाद नहीं कर सकते? या कोई ऐसी प्रणाली नहीं बना सकते? हो सब कुछ सकता है, पर ना सरकारें चाहती हैं, ना ही स्टेट की सरकारें चाहती हैं। सेंट्रल तो आप भूल ही जाओ। चौथा बड़ा कारण है बेरोज़गारी और प्रतिस्पर्धा। बेरोज़गारी आज की डेट में इतनी बढ़ चुकी है कि लोगों को लगता है कि हमारा जो हमें जॉब चाहिए, किसी भी तरीके से जॉब चाहिए। वो रास्ता कौन-सा है, कौन-सा नहीं है, तो इसीलिए लोग जो है वो गलत रास्ता चुनते हैं। लोग कभी माफ़ियाज़ के पास जाते हैं, माफ़ियाज़ को पैसे ऑफ़र किए जाते हैं, माफ़िया डिपार्टमेंट को पैसे ऑफ़र करता है, फिर वहाँ से पेपर निकलता है और हर आदमी को शॉर्टकट लेने की आदत पड़ गई है। सो ये मेन 4 कारण हैं कि पेपर लीक होते क्यों हैं। अगर आप इन 4 मुद्दों के ऊपर में भी अगर कार्रवाई हो जाए और एक्शन स्ट्रिक्ट हो जाएँ, लोगों को सज़ा बढ़िया मिले, फाइन तगड़े हों, तो कहीं न कहीं पे इन चीज़ों पे ब्रेक लगेगी। अगर हम इनको बड़ा लचर-पचर कानून के अंतर्गत रखेंगे तो उसमें कुछ नहीं होने वाला है। अब मुद्दा आ जाता है कि इसके लिए ज़िम्मेदार कौन है? तो ज़िम्मेदारी का मामला जो है वो बड़ा ही पेचीदा-सा सवाल है, क्योंकि ज़िम्मेदारी कोई भी लेना नहीं चाहता है। चाहे वो स्टेट सरकारें हैं, चाहे वो सेंट्रल सरकारें हैं या वो एग्ज़ाम का जो बॉडी है या जो डिपार्टमेंट है, जो एग्ज़ाम ऑर्गेनाइज़ करवाती है या जो एग्ज़ाम पूरा बनाती है, कोई भी आदमी इसकी पूर्णतः ज़िम्मेदारी लेने के लिए तैयार ही नहीं है। इसमें
परीक्षा करने वाली एजेंसी हो गई, सुरक्षा व्यवस्था हो गई, भ्रष्ट नेटवर्क हो गया, प्रशासनिक लापरवाही भी आ गई, राजनीतिक लापरवाही भी आ गई। तो मतलब इस तरीके के बहुत सारे कारण हैं, जिस पे कि अ, एक ज़िम्मेदारी आनी चाहिए, पर लोग ज़िम्मेदारी लेते नहीं। अभी भी आप देखें, जो पेपर 2026 में लीक हुआ, उसकी ज़िम्मेदारी लेने के लिए भी पहले जब तक पूरी भसड़ नहीं मची इंडिया में, पूरा हर जगह पे अच्छे तरीके से भसड़ को नहीं, मतलब पूरा हाइलाइट पे नहीं आया, तब तक प्रधान साहब ने रिज़ाइन नहीं दिया। रिज़ाइन देने के लिए भी उनको पूरा पूरा पहले पूरा बेस तैयार किया गया, उसके बाद रिज़ाइन हुआ है। तो अब बात करते हैं कि इसमें समाधान क्या है इस चीज़ का। तो भाई साहब, पहले तो ये है कि पेपर एनक्रिप्टेड पेपर हो जाएँ, डिजिटल परीक्षा लेनी शुरू की जाए, और बहुत सारे ऐसे साधन हैं जिससे हो सकता है। दूसरा है कि जो माफ़िया नेटवर्क है, उनके ऊपर में बहुत तगड़ी कार्रवाई की जाए, उनको लंबी-लंबी सज़ाएँ दी जाएँ, 20-20, 25-25 साल की सज़ाएँ दी जाएँ, जो भी एक्यूज़ होता है, चाहे वो गवर्नमेंट ऑफ़िशियल है, चाहे जो मर्ज़ी है। तीसरा है कि जो जाँच है, चाहे वो सीबीआई की जाँच है, कुछ भी है, या वो कोर्ट में केस अगर चल रहा है, तो उसके ऊपर में फ़ैसला फ़ास्ट ट्रैक में उसको लेके जाया जाए और जल्दी उसका फ़ैसला किया जाए, ताकि वो लोग जो उस मामले में दोषी हैं, वो लोग अंदर जाएँ, ताकि दूसरों को भी थोड़ी-सी अक्ल आए, ताकि वो कहीं न कहीं पे जाके एक, हर चीज़ के लिए देखिए क्या होता है कि थोड़ा डर का माहौल बनाना भी ज़रूरी है। अगर आप किसी को सज़ा ही नहीं दोगे, उनकी ज़मानतें अगर बढ़िया आराम से होती रहेंगी, तो वो ये मामला कभी रुकेगा नहीं, क्योंकि सबको पता है कि यार थोड़े से पैसे देके ज़मानत हो जाती है, हो गया काम हमारा। हमने तो पेपर लीक कर दिया। आप डालो ज़मानत में, 10-10 करोड़ रुपए की ज़मानतें डालो, लोगों को ज़रा पता लगेगा कि हाँ, ज़मानतें मिलती कैसे हैं। बढ़िया डालो ना, पर नहीं, क्योंकि उसमें गवर्नमेंट वालों का, जो भ्रष्ट लोग हैं, उनका शेयर मर जाता है, चाहे वो स्टेट लेवल पे हैं, चाहे वो सेंट्रल लेवल पे है। तो दोस्तों, किसी भी देश में युवा जो है वो एक रीढ़ की हड्डी होता है, और अगर उस रीढ़ की हड्डी का ही आपकी प्रणाली पे से या आपके सिस्टम पे से भरोसा उड़ जाए, तो आप सोच सकते हैं कि उस देश का भविष्य कहाँ जाएगा और किस तरीके से जाएगा। सो ये एक स्टूडेंट्स की समस्या नहीं है, ये पूरे देश की समस्या है। और मेरा तो मानना ये भी है कि यार, एक तो ये जो कोटा सिस्टम है ना इंडिया के अंदर में, यार इसको बंद कर दिया जाए, चाहे वो कोई भी है। कोटा सिस्टम जब तक बंद नहीं होगा, तब तक चीज़ें नहीं बनेगी। बहुत हो गया यार, 80 साल हो गए सबको कोटे देते हुए। किसी को जाति के आधार पे मिल रहा है, किसी को किसी चीज़ के आधार पे मिल रहा है, किसी को पढ़े, कॉम्पिटिशन में लड़े ना हर आदमी। एक नॉर्मल आदमी भी उतनी मेहनत कर रहा है, दूसरा भी उतनी मेहनत कर रहा है। जो अच्छा पढ़ेगा, जिसके पास में क्वालिफ़िकेशन है, वो निकल जाएगा। अगर एक 40% वाला, अब एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ, और मेरी इस बात से लोग ऑफेंड मत होना। एक 40% वाला डॉक्टर बनता है, और एक 99% वाला डॉक्टर बनता है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि डॉक्टर खराब हो सकते हैं। हो सकता है कि 40% वाला बहुत अच्छा डॉक्टर हो, शायद 99% वाला उतना अच्छा डॉक्टर ना बन पाए, या उस तरीके से लोगों का इलाज ना कर पाए। पर जो आपने ब्रैकेट लगाया हुआ है कि हाँ, वो ब्रैकेट खत्म हो जानी चाहिए। जो बंदा पढ़ा लिखा है, जो भी बच्चा मेहनत कर रहा है और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम बिल्कुल क्लीन तरीके से निकालता है, उन बच्चों का, उस जहाँ के लिए भी वो क्वालीफ़ाई है, उस चीज़ में उनका एडमिशन ईज़िली हो जाना चाहिए। दूसरा, जो प्राइवेट सेक्टर में जो सीटें बुक कर रखी है ना, कॉलेजों में जो एक सीट्स बुक कर रखी है, और वो जो सीटें फिर बिकती हैं। इंडिया में अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज से अलग मेडिकल, कोई बंदा जाता है एजुकेशन लेने के लिए, एमबीबीएस करने के लिए जाता है, तो करोड़ों रुपए का खर्चा हो जाता है। वही चीज़ अगर आप गवर्नमेंट में आपको एडमिशन मिल जाता है, तो वही चीज़ लाखों में निपट जाती है। एक चीज़ करोड़ों में चली जाती है, एक चीज़ लाखों में निपट जाती है। सो हर जगह पे सीट्स बढ़ाने की भी ज़रूरत है, कॉलेजों का संख्या भी बढ़ाने की ज़रूरत है। सो इस बारे में आप लोग क्या सोचते हैं दोस्तों? नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताना, और मेरी वीडियो या मेरी राय आपको कैसी लगी,
इस बारे में भी आप कमेंट सेक्शन में जाके बता सकते हैं। और बस मेरा आपसे इतना ही निवेदन है कि आप मेरी वीडियोज़ को देखिए और अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लोगों के साथ में शेयर कीजिए, ताकि हमारे साथ और लोग भी जुड़ पाएँ। हमारे वीडियोज़ ऐसे ही आते रहेंगे और बजट ऑफ इंडिया पे हम आपके लिए नए-नए वीडियोज़ लेके आते रहेंगे। सो दोस्तों, करते हैं आज का वीडियो यहीं पे अंत। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।